अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम है उमर नासिर और आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट स्टूडियो विद उमर नासिर। आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में। विजिट एंड टूरिस्ट वीज़ा दोनों के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली कैटेगरी एक ही है और लेकिन इसमें आपने दो डिफरेंट तरीक़ों से अप्लाई करना होता है। विजिट वीज़ा का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और टूरिस्ट वीज़ा का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है और ये वीज़ा बहुत आसानी से नहीं मिलता। जैसे आपको दुबई का वीज़ा मिल जाता है, टर्की का मिल जाता है, बाकी कंट्रीज़ का, यूरोप का भी ईजी है, लेकिन कनाडा का वीज़ा थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप अपने पेपर्स को इन ऑर्डर रखें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, अपने केस को रिप्रेजेंट इस तरीके से करें कि वीज़ा ऑफिसर मजबूर हो जाए आपको वीज़ा देने के लिए और वो इस चीज़ को मतलब ये दिमाग से निकाल दे कि नहीं इसको रिफ्यूज़ल देना है या इसको रिफ्यूज़ करना है। इस वीज़े की दो कैटेगरीज हैं। मैं आपको पहले मैंने दो पार्ट्स बनाए हैं। जो पहला सेगमेंट है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो फिर आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और आपको ये वीज़ा मिलेगा। और सेकंड सेगमेंट ये है कि आपने इस वीज़े को अप्लाई किस तरीके से करना है, क्योंकि आपको हमेशा स्पेशली हमारे कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में लोगों को जो है ना एजेंट्स की बहुत ज़्यादा भूख होती है कि कोई एजेंट मिल जाए जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करे, बनाए और वो अप्लाई करे और फिर रिफ्यूज़ल करा के भी बैठ जाते हैं और 10-10, 15-15 लाख रुपए उसे भी दे देते हैं। बल्कि ये 10-15 लाख मैंने बहुत कम बोला है, आजकल तो मतलब पिछले दिनों मैं देख रहा था एक लड़के ने तकरीबन 80 लाख रुपए एक एजेंट को दिया और वो बोल रहा था डन बेस वीज़ा, फिर रिफ्यूज़ हो गया और अभी उसको तकरीबन 3 महीने में 40 वापस मिला, 40 लाख नहीं मिला। सो इस वीज़े की कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है, $90, $100 इसकी वीज़ा फीस है जिसमें आपको ये वीज़ा मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है तो फिर तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दें, क्योंकि इस वीडियो से फ़ायदा बहुत लोग उठा रहे हैं। मुझसे तकरीबन जब से मैंने वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं तकरीबन आई थिंक 500 से ज़्यादा लोग होंगे जो कांटेक्ट कर चुके हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, और वो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोस देख के एंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बुरी लगे तो कमेंट करके बताना बुरी क्यों लगी है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको और बेहतर कर सकूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए होना चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि आपका 6 महीने तक का वैलिड होना चाहिए ट्रैवल के लिए। मैं तो ये कहूँगा अगर आपका पासपोर्ट 1 साल बाद भी एक्सपायर हो रहा है तो उसको रिन्यू करा लें 10 ईयर्स का, क्योंकि कनाडा वीज़ा जो है वो आपको देता है जब तक आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी है तब तक का वीज़ा मिलता है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 1 साल बाद तो साल का वीज़ा मिलेगा, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है 10 साल बाद तो 10 साल का वीज़ा मिलेगा। सो इसलिए इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए अपना पासपोर्ट जरूर रिन्यू करा लें, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। मैंने ये वीज़ा अप्लाई किया था तो मेरा पासपोर्ट 8 ईयर्स का वैलिड था, मेरे बेटे का जो है वो 4 ईयर्स का वैलिड था और मेरी वाइफ का 1 ईयर का वैलिड था। तो मेरी वाइफ को 1 ईयर का वीज़ा मिला, बेटे को 4 साल का, इसी तरह मुझे 8 या 8.5 साल का इस तरह मिला था। तो अभी मैंने उसका रिन्यू करवा लिया, उसको भी अभी 10 साल का मिल गया, लेकिन आप रिन्यू करा लें। अच्छा, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। 8 चीजें जो होनी चाहिए पहले मैं आपको बताया तो फिर डिटेल भी बताऊंगा। पासपोर्ट नंबर 1, नंबर 2 फाइनेंशियल टाइज, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, नंबर 3 फैमिली टाइज, नंबर 4 कवर लेटर, टूर प्लान जो भी आपने देना है आपने वहां विजिट करने के लिए, और नंबर 5 आपका बिजनेस या जॉब उसकी डिटेल्स, नंबर 6 आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आसान नहीं है कनाडा का वीज़ा हासिल करना, तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें आ जाएगा नंबर 7 पे आपकी होटल बुकिंग, और अगर आपका विजिट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा नहीं है तो फिर आपका स्पॉन्सर। नंबर 8 पे आ जाएगा आपका टिकट, रिटर्न टिकट। जरूरी नहीं कि बाय करें, 5-6 लाख रुपए का टिकट है, अगर आप वो खरीद लेंगे और वीज़ा ना लगा तो फिर आपको नुकसान काफ़ी होगा। रिफंड चार्जेस भी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया होते हैं। सो इसलिए आपने एक रिटर्न टिकट बनाना है जो ये मेंशन करेगा, आपका दिखाएगा कि आप इस तारीख को जाना चाह रहे हैं, इस तारीख को आना चाह रहे हैं। बाय तब करें जब वीज़ा लग जाए। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल से एलैबोरेट करता हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। पासपोर्ट आपका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डिटेल से। अच्छा, अभी आते हैं फाइनेंशियल टाइज पे। फाइनेंशियल टाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कनाडा का वीज़ा हासिल करने के लिए। इसके लिए आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो 2 बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एक नहीं चाहिए। अगर एक लगाएंगे तो वो कोई ना कोई रीजन निकाल के आपकी सेकंड बैंक स्टेटमेंट को सामने रखेंगे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने सिर्फ पर्सनल का फर्ज करें, मेरा नाम उमर नासिर है, मैंने अपने उमर नासिर की बैंक स्टेटमेंट लगा दी है और उसमें पैसे भी अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बिजनेस अकाउंट से आ रहे हैं या कहाँ से मेरा प्रॉफिट आ रहा है, वो मैंने नहीं लगाई बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, तो फिर वो ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि आपका जो है प्रूफ नहीं है कि आप कहाँ से पैसे आपके आ रहे हैं, और ये इनको जस्टिफाई करो, और वो आपको दूसरा चांस नहीं देते, वीजा रिफ्यूज करते हैं और एक रिफ्यूजल लेटर दे देते हैं जिसमें ये लिखा होगा कि आपने प्रूफ नहीं किया, फिर अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसलिए आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऐसे होनी चाहिए कि दो पहलू हैं, जॉब वालों की और बिजनेस वालों की। पहले बिजनेस की बात करते हैं। अगर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट है
बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी फाइनेंशियल टाइज दिखाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपके बिजनेस से एवरी मंथ फर्स्ट 5 10 कोई भी डेट जो आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करती है आपके बिजनेस अकाउंट से आपके पर्सनल अकाउंट में, वो अमाउंट स्पेसिफिक जो भी है, क्योंकि बिजनेस में आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, कभी आपका 2 लाख प्रॉफिट है, कभी 3 प्रॉफिट है, कभी 4 प्रॉफिट है, कभी 1.5 लाख प्रॉफिट है, तो वो पता चलना चाहिए कि आपके अकाउंट में आ रहा है। और आपकी दोनों बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो आपकी अलग बैंक स्टेटमेंट, जो आपका प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है और उस प्रॉफिट में से जो आप यूज कर रहे हैं पैसे अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, लिविंग एक्सपेंस जो भी आपके मुल्क में आपके होते हैं, सब्जी के लिए, पेट्रोल के लिए, वो सब एक अलग पता चलना चाहिए कि आपके ये यूज हो रहे हैं। 2 बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे बिजनेस वाले, और जो जॉब वाले हैं वो लगाएंगे बैंक स्टेटमेंट एक, लेकिन सेकंड पे स्लिप्स। फर्स्ट बैंक स्टेटमेंट उनकी होगी अपनी पर्सनल यूज की, जिसमें उनकी सैलरी आती है। सेकंड पे उन्होंने लगानी है अपनी पे स्लिप 6 माह की, ज्यादा बेहतर है। वैसे 3 माह वालों को भी वीजा मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा रेयर केस होता है। बेहतर यह है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी, पे स्लिप्स आपकी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी 6 माह की होनी चाहिए। और आपके अकाउंट में पैसे इतने होने चाहिए कि अगर आपने बोला है कि आपने 10 दिन का स्टे करना है कनाडा में, तो 10 दिन का स्टे का मतलब ये है कि आप 10 दिन वहां पे रहेंगे तो आपका तकरीबन भी $1000 आपका खर्चा आ जाएगा। अगर $100 एक दिन के हिसाब से भी उसे दिखाएं तो भी आपका $1000 आ जाएगा। आपका पाकिस्तान है तो 5 लाख का भी टिकट हो तो वो आपका तकरीबन कह लें कि कितना बन जाएगा, आपका तकरीबन $1500 से $2000 का टिकट बन जाएगा। तो अगर आपका ये 10 दिन का टूर दिखाना चाह रहे हैं ना, तो आपके अकाउंट में तकरीबन जस्टिफाई होना चाहिए कि आपकी सैलरी आ रही है और आपकी सेविंग्स है, जस्टिफाई होना चाहिए। तो आपके अकाउंट में 30 लाख रुपया, 25-30 लाख रुपया होना चाहिए। कई लोग ये बोलेंगे अभी कि कम से भी हो जाता है, हर एक की अपनी कंडीशन होती है, लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसको समझें कि इसके लिए आपके पास इतने पैसे होने चाहिए अगर 10 दिन का ट्रिप है। कई लोग वीजा अप्लाई करते हैं, महीने का बैंक में होता है 20 लाख, तो वो जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आपका महीना कवर होता है 30 दिन इस पैसों में, तो वो वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और जो पे स्लिप्स वाले हैं उनके भी सेम सिचुएशन है। अपने टूर को छोटा कर लें, अगर आपके अकाउंट में 20 लाख है तो अपने टूर को छोटा कर लें, 5 दिन का कर लें, उसको जस्टिफाई ऐसा करें, उसको रिप्रेजेंट ऐसा करें कि अगला बंदा जो आपका एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर बैठा हुआ है जो वीजा देने के लिए, वो उसको समझ के आपको दे। अभी आपकी जो फाइनेंशियल टाइज है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें आपकी आ जाती है प्रॉपर्टी, गाड़ी, और कोई भी आपके पास एसेट्स हैं उसमें गाड़ी के पेपर साथ लगाएं, प्रॉपर्टी लगाएं, आपका क्रेडिट कार्ड भी आपके एसेट्स में आता है, क्रेडिट कार्ड भी लगाएं, ठीक है। इन तीनों की कॉपीज निकलवाएं, और अगर ये इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेट करवाएं और साथ ये लगाएं। ये आपके फाइनेंशियल टाइज को मजबूत दिखाती हैं, और ये अगर आपके पास चीजें हैं, 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो आपकी फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाए फैमिली टाइज पे। फैमिली टाइज भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप उस मुल्क में जाके वापस नहीं आएंगे, इस चीज का क्या प्रूफ है? आपकी फाइनेंशियल टाइज स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फैमिली टाइज आपकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो अपना FRC लगाएं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसी तरह इंडिया में या बांग्लादेश में उनके जो भी सर्टिफिकेट होते हैं जो फैमिली को प्रूव करते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरह के जो होते हैं, वो साथ लगाएं अपना फैमिली का। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मियाँ बीवी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने साथ माँ भाइयों का, बहनों का वो साथ लगा दें, ठीक है। अपनी फैमिली टाइज को भी आपने दिखाना है कि आपकी फैमिली वहां पे मौजूद है। और अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेसमैन है या कोई जॉब कर रहा है, या आपकी अम्मी कोई जॉब कर रही है, या आपकी अम्मी कोई बिजनेस कर रही है, तो या अब्बू कर रहे हैं या फादर कर रहे हैं, उनका भी साथ लगाएं, ठीक है। बताएं कि ये यहाँ कर रहे हैं और हमने वापस आना है। तीसरे नंबर पे आ जाए, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कवर लेटर। कवर लेटर जो है वो आपका टूर प्लान, उस पर आपने अपने लिख के देना है। आपने कनाडा में जाना है, टोरंटो में जाना है, मॉन्ट्रियल या वैंकूवर, कैलगरी, कहीं भी जाना है, वहाँ की कोई 1-2 स्पेसिफिक चीजें, जगह, अट्रैक्शंस आपको पता होनी चाहिए, और वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है कि आप कब कनाडा पहुंचेंगे, कनाडा पहुंच के आप कब जाएंगे होटल में, या कब जाएंगे अपने किसी फैमिली मेंबर के पास जहाँ आप स्टे कर रहे हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर आपका नेक्स्ट डे क्या टूर होगा, सुबह कहाँ जाएंगे, शाम को कहाँ से आएंगे। इसी तरह आपने अपना 5, 6, 7, 8, 10 दिन का जो भी प्लान है उसको जस्टिफाई करना है। ये टूरिस्ट लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपने होटल बुकिंग साथ लगानी है और इस तरह करना है, तो उसमें ज़ाहिर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन जो फैमिली वीज़ा वाले होते हैं उनके लिए आसान होता है। फैमिली वीज़ा, विजिटर वीज़ा में ये होता है कि आपको उनका वीज़ा आसानी से मिल जाता है बनिस्बत जो आपका होटल बुकिंग और टूरिस्ट वीज़ा। विजिटर वीज़ा थोड़ा आसान है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। विजिटर वीज़ा जल्दी मिलता है, आसानी से मिलता है। उसमें आपको क्या चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए आपको होटल बुकिंग बहुत ज़रूरी चाहिए, और उसमें टूर प्लान छोटा दिखाएं, क्योंकि उसमें आपने जस्टिफाई करनी है बैंक स्टेटमेंट के साथ अपना कि भाई ये देखो 10 दिन रहना है, तो 10 दिन का मतलब है कि $1000 से ज़्यादा का आपका बन जाएगा होटल। लेकिन जो फैमिली वीज़ा वाले हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जिसके पास जा रहे हैं उसका स्पॉन्सर लगा होगा साथ, और सिर्फ स्पॉन्सर से काम नहीं चलता। कई लोग सिर्फ स्पॉन्सर लेटर, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मंगवा के वीज़ा अप्लाई करते हैं, उस पर वीज़ा नहीं लगता। उसके लिए आपको चाहिए आपका स्पॉन्सर,
स्पॉन्सर के साथ जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके पासपोर्ट की कॉपी, अगर वो कैनेडियन पासपोर्ट है दैट्स फाइन, अगर कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है तो फिर उसको अपने साथ अपना कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके पास ग्रीन कार्ड है वहाँ का, उसके पास क्या परमानेंट रेजिडेंस है, टेम्प्रेरी रेजिडेंस है, वो कार्ड लगाए, अपनी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट वहाँ से भेजे आपको, और उसके साथ एक आर्किटेक्ट का लेटर लगाए जो कि नोटरी से अटेस्ट होना चाहिए, $10-15 में अटेस्ट हो जाता है, वो टेस्ट करा के दे कि आप उसके घर में एक रूम की स्पेस खाली है जिसमें आप जाके रुकेंगे और वो आपको चार्ज नहीं करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, या वो उसके पास गाड़ी है तो वो गाड़ी के पेपर भी साथ लगाए कि आपका ट्रेवल कॉस्ट भी वो कवर करेगा, आपका लिविंग एक्सपेंस भी वो कवर करेगा, फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो अगर कम भी है तो वो चल जाती है। टूरिस्ट वालों के साथ ऐसा नहीं है। तो कवर लेटर जरूरी है, मैं आपको बता रहा था कवर लेटर, बात दूसरी तरफ निकल गई। तो कवर लेटर ये है कि वो आपके पास प्रॉपर एक होना चाहिए जिसपे आपका सारा आप प्लान मेंशन करेंगे वापस आने तक, वहां पे लैंड होने से वहां से वापसी का डिपार्चर तक आपका सारा कवर होना चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है उनके लिए जो टूरिस्ट है। अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने जस्टिफाई करना है आप टूरिस्ट हैं, उसके लिए आपका कोई टूर भी होना चाहिए। कनाडा एक बहुत ही मुश्किल कंट्री है वीजा हासिल करने के लिए, सो इसलिए उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बहुत जरूरी है। अगर आपके पास है तो ये एक लकी है कि मतलब बहुत इजी हो जाएगा, जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, टर्की और ओमान और इस तरह की कंट्रीज जो है ना वो आसानी से वीज़ा दे देते हैं। वहाँ का अगर आपका टूर है तो बहुत आसानी से मिल जाता है। वो सारी ट्रैवल हिस्ट्री भी कवर लेटर में मेंशन करनी है, आपने नोट लिखना है कि आप इन कंट्रीज में गए थे और अभी आप कनाडा जाना चाह रहे हो, वहाँ को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव आपका जो है ना दिखाएगा। लेकिन जो विजिटर वीज़ा वाले हैं, अगर उनको वहाँ से किसी ने स्पॉन्सर किया, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो तो बहुत वीज़े लगे हैं। कनाडा का वीज़ा मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसको रिप्रेजेंट अच्छा करें, एजेंट्स के पास भागने से बेहतर है इसको गूगल पर सर्च करें। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आसानी से मिल जाएंगी अगर आपके पास है तो आप इसे खुद अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए रिटर्न टिकट, किसी भी एजेंट के पास जाएं, वैसे तो फ्री में ही होता है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होते, पर कोई चार्ज भी करें 50, 100, 200 दे दें और रिटर्न टिकट का एक बस कॉपी ले लें। बाय मत करें, बाय करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज हुआ तो आपको लॉस होगा। और ये अगर चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो ये दो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, टूरिस्ट, विजिटर। टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बस टूर प्लान छोटा दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई करें। टोरंटो जाएंगे तो वहाँ पे नायग्रा फॉल जाएंगे और कहाँ कहाँ जाएंगे, 2-3 चीज़ें मेंशन करके, साथ ही उसके पास कोई भी और सिटी है उसको भी मेंशन करें और अट्रैक्शंस मेंशन करें, यहाँ यहाँ जाना है, और अपनी बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाई करें उसको। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है और आप अट्रैक्शन जो दिखा रहे हैं वो अट्रैक्शन सिर्फ घूमने फिरने की आपकी 40 लाख एक्सपेंस दिखा दें। नो, अगर 30 लाख है तो अट्रैक्शंस को कम करें, टूर प्लान को कम करें, 5-6 दिन का ट्रिप करें। जो आपका तकरीबन 30 लाख अकाउंट में है, जस्टिफाइबल, कहाँ से आया था, बिजनेस से या जॉब से, और उसमें आप तकरीबन अपना 10 से 15 लाख में टूर को कवर करें विद टिकट। टिकट को भी में ऐड रखना है क्योंकि वो कंसिडर करते हैं टिकट को भी, तो फिर आपका बहुत आसानी से लग सकता है वीज़ा। और अगर आप विजिटर हैं तो वो आपके लिए बहुत आसान है। उसमें आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी आप अगर मौजूद हैं आपके पास तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट थोड़ी कम भी चल जाती है और इसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत हाई होते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं है। अप्रूवल के चांसेस बहुत हाई होते हैं अगर आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। ये हो गया पहला पहलू, ठीक है, कि आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से लग सकता है। और सेकंड जो पार्ट है वो ये है कि इसको अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए आपने सिंपली जाना है canada.ca, गूगल पे लिखना है तो आपके सामने कनाडा की वेबसाइट आ जाएगी। कनाडा की वेबसाइट पे जाके अप्लाई एज मतलब एक ही कैटेगरी में लिखा होगा अप्लाई एज अ विजिटर, टूरिस्ट और वर्क, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो फिर सामने आ जाएगा आपका अप्लाई विद IRCC अकाउंट, तो आपने उस पे जाके साइन अप कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना, क्योंकि एक होता है पेपर वीज़ा, उस पे जाके आपने सारे पेपर जाके वहाँ जमा कराने होते हैं, वहाँ सारी फाइल बनती है, वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिस भी हो जाता है। क्योंकि जब आप अकेले घर बैठ के अपने कमरे में अपने लैपटॉप पे जब ये अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ आराम से हो जाती है। वहाँ पे जाएंगे तो सेम डे अप्लाई करना होता है, इसलिए पेपर वीज़ा से बेहतर है कि आप IRCC पे अकाउंट बनाएं, उसमें आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, नाम, पता, बाप का नाम, माँ का नाम, ये सब कुछ जो होता है सिंपल इन्फॉर्मेशन वो आपने डालनी है। अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आपने फिर साइन अप करने के बाद फिर साइन इन करना है। जब आप साइन इन होंगे उसमें फिर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं वो सेटअप करें, लेकिन याद रखना है अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप भूल गए तो उसको फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके इतनी जल्दी रिट्रीव करना आसान नहीं होता। सो आपने जब अपना IRCC अकाउंट बना लिया उसके बाद फिर आपने एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाके आपकी पर्सनल डिटेल्स जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसके मुताबिक आपने, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी करने हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसानी से एप्लीकेशन आप करते जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स को सामने रखें, जो क्वेश्चन आ रहा है वो साथ साथ फिलअप करते जाएं, ठीक है। वो जैसे आप फिलअप कर लेंगे सारा, उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन बाय लाइन, वो आपको ऑप्शन देगा तकरीबन
आई थिंक 10 या 12 होते हैं, जब मैंने अपलोड किए थे 10 या 12 आपके जो है ना चूज फाइल की तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। उस पे एक पे लिखा होगा आपका टूर प्लान मैंडेटरी है, लाजमी कराना है, वो आपने अपलोड करना है। फिर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट, जैसे पाकिस्तान है तो FBR के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हो गए, बैंक स्टेटमेंट होगी, तो वो 8-10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और पेजेस गिनने शुरू करें तो 15-20 पेजेस होते हैं, पर वहां सिर्फ एक फाइल का ऑप्शन होगा। आपके टोटल फाइनेंशियल टाइज के लिए एक फाइल का ऑप्शन होगा, तो वो अपलोड करने के लिए आपने इन सारी चीजों को कन्वर्ट कर लेना PDF फाइल में, एक फाइल में, मतलब कि सारों को PDF की, जैसे CS स्कैनर से ये हो जाता है। CS स्कैनर मोबाइल में डाउनलोड करके आपने सबकी पिक्चर्स बना के स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद उसको सारों को कंबाइन कर लेना है, कंबाइन PDF फाइल में से फिर वो एक फाइल बन जाएगी, उसको अपलोड करना है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे देन आपकी तकरीबन $90 या $100 है, एग्जैक्ट आप गूगल पे देख लेना, वैसे इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, और वो पाउंड्स में बनेगा, शायद तकरीबन 70 पाउंड बनेगा। वो आपने जब अपलोड करने हैं उसके बाद आपने फीस पे करनी है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सबमिट होने के बाद फिर आपको नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी वो बायोमेट्रिक की होगी। बायोमेट्रिक के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, वो आपको नेक्स्ट डे की भी मिल जाती है बड़ी आसानी से। बायोमेट्रिक की आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, उसकी भी फीस तकरीबन आई थिंक $35 है, वो पे करें, और वो पे करने के बाद अपॉइंटमेंट में जाके अपने बायोमेट्रिक्स दें। डॉक्यूमेंट्स कोई साथ लेके नहीं जाने, इसके टोटली ऑनलाइन ही होता है। पेपर डॉक्यूमेंट्स वाला एक लंबा प्रोसेस है, उसको स्किप करें, IRCC से करें, बड़ा आसान है। वो करने के बाद आप जाके अपनी फाइल सबमिट कर दें। फाइल सबमिट करने के बाद आपका जवाब जो है वो इनका बड़ी देर से आता है। विजिटर वीजा, मेरे पास जो मैंने केसेस देखे हैं तकरीबन 12-13 केस इकट्ठे अप्लाई हुए थे, उनमें से 3 जो थे वो विजिटर वीजा थे, उनको स्पॉन्सर आया था, वहां से डॉक्यूमेंट्स आए थे। बाकी सारे जो थे 9 केसेस वो टूरिस्ट के थे। उनका रिजल्ट टूरिस्ट वालों का 9 से 10 माह के बाद आया, मतलब कि 9-10 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। उनमें से एक लगा था, बाकी सब रिफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं थे। मुझे पहले अंदाजा था कि रिफ्यूज हो जाएंगे, और वाकई हो गए। बीच में से एक लकी था, उसका लग गया। लेकिन जो विजिटर थे उनका रिजल्ट आया सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर, ठीक है, और एक का थोड़ा लेट हो गया था 19 दिन के अंदर। मतलब 2 से 3 वीक में आपका वीजा वो भेज देते हैं। आपको ईमेल आती है कि आप का वीजा जो है, अपना पासपोर्ट भेजें। अगर आपको ईमेल आ गई कि अपना पासपोर्ट हमें सेंड करें, तो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इट मींस कि आपका वीजा लग गया, उन्होंने वीजा पेस्ट करके आपको फिर भेजते हैं 2-3 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपको ईमेल आ गई जी कि रिफ्यूजल है, तो फिर आप का वीजा रिफ्यूज हो गया। और पाकिस्तान से ये वीजे का आजकल थोड़ा सा जल्दी आ रहा है, 3 महीने से 4 महीने के अंदर रिजल्ट आ रहा है। यूके से लेट आ रहा है, यूके से तकरीबन 10 महीने बाद आ रहा है, और लेकिन इंतजार करना पड़ता है। और कोशिश करें, फैमिली है, कोई दोस्त है तो उनसे अपना स्पॉन्सर मंगवाएं, ये जल्दी भी हो जाता है और ये लग भी जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी फैमिली वहाँ पे नहीं है, तो फिर अपना पासपोर्ट देख लें, एक्सपायरी के करीब है तो रिन्यू करा के अप्लाई करें। ये सब डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपका वीजा जरूर लगेगा। और मैंने जब अप्लाई किया था तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद अप्लाई किया था, खुद अपलोड किए थे, और मेरा लग गया था, मेरी वाइफ का लग गया था, बच्चे का लग गया था। वाइफ का मेरा वीज़ा एक्सपायर हुआ, फिर मैंने उसे एक्सपायर होने से पहले रिन्यू भी करवा लिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपका वीज़ा लग गया और आप वहाँ पे चले गए, तो आप 90 दिन तक वहाँ पे रह सकते हैं। बाय लॉ टूरिस्ट वीज़े में 90 डेज रह सकते हैं। लेकिन अगर 90 डेज से ज़्यादा रहना चाह रहे हैं तो फिर आप उसमें इस वीज़े को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में आप वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप विजिट पे आए हो तो आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ तो आपने वापस जाना ही जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे रह के वीज़ा कन्वर्ट करेंगे, आप इलीगल हो जाते हैं। लेकिन कनाडा का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो, वहाँ पे वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई और वीज़ा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर 90 दिन से ज़्यादा रहना तो भी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और रीज़न दे सकते हैं कि ये मेरा रीज़न है, जेन्युइन मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा कुछ दिन और या कुछ महीने और इसके साथ फिर आगे साइलम और ये वो है, किसी और दिन मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर उसके बारे में भी आप बोलेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि सारे लोग इस तरह के आके मुझसे मिलते भी रहते हैं, मुझसे शेयर भी करते रहते हैं, एडवाइस भी करते रहते हैं, और वहाँ पे जाके भी कई लोगों को इस मामले के मुतालिक जो है ना हेल्प चाहिए होती है, तो मैं उनको हेल्प करता भी रहता हूँ। सो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस था और मैंने जल्दी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बता दी। इस तरीके से आप अप्लाई करें, और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अप्लाई करने के लिए भी मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करके अपॉइंटमेंट तक आपको सारा बताऊं, तो वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़।